एक ऐसा वर्ष जिसने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया। गुलामी की बेड़ियों में जकड़े देश ने पहली बार स्वतंत्रता की हुंकार भरी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार और मंगल पांडे के रणघोष ने जिस लड़ाई की शुरुआत की, वह आने वाले दशकों तक चलती रही। इस संग्राम में हर किसी ने अपनी भूमिका निभाई। किसी ने तलवार से, किसी ने कलम से और किसी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से पूरे देश को एकजुट किया। लाखों वीरों ने हंसते हंसते बलिदान दिया और इन कुर्बानियों की बदौलत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का सूरज उगा। आज हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके संघर्ष की कहानी इस नाट्य रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए उन सपनों में झांकें जहां से भारत की स्वतंत्रता की कहानी लिखी गई। सन 1857 सारे हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के अपने कानून है, अपनी सरकार है और अपनी फौज। दुनिया की 20% आबादी की किस्मत अब कंपनी की मुट्ठी में है। This is the Enfield rifle, the most powerful rifle in the world. It is 5 times more powerful than your rifle. And here is this cartouche. You have to bite this cartouche with your teeth. It has both gunpowder and a bullet. You have to put the gunpowder inside and firmly load the bullet. Then aim and fire. Come on, Subedar. Give it a try quickly. You too and you too. यस सर, बट सर इस कारतूस में चर्बी है, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन तुम डालोगे। आपने हमसे झूठ बोला है सर। मैंने आप पर विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वो फैक्ट्री, वो कारतूस, वो गाय, वो सुअर की चर्बी। मैं अपनी जात से बाहर हूँ। आप इसका मतलब जानते हैं? ना मुझसे कोई बात करेगा, ना मुझे कोई छुएगा, ना मेरे साथ कोई खाएगा, यहाँ तक कि ना मेरी चिता कोई आग भी देगा। Please listen to me, Mangal. I don't know about this. साहेब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी, अब हमारा जुनून और गुरूर देखिए। अब ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी और सरकार की धज्जियां उड़ जाएगी। आज से दोस्ती खत्म। 1857 विद्रोह की पहली गोली। कलकत्ता से 100 मील दूर बरागपुर में भारत के सैनिक शांत छावनी में थे। दिवस 29 मार्च 1857, रविवार, दोपहर का समय। सबसे ज्यादा फिरंगी यहाँ है। तुम तैयार क्यों नहीं हो? इन गोलियों के काटने भर से हम धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। धर्म के खातिर उठ खड़े हो। अब समय आ गया है लड़ने का। हम सब एक होके लड़ेंगे। अपनी अपनी बंदूकें लाओ, हमें हमला बोलना है। मंगल, अभी हम तैयार नहीं है। तुम्हारे जल्दबाजी से हम सब मारे जाएंगे। रुक जाओ मंगल, इसकी बातों में मत आओ, हम ये जंग हार जाएंगे। जो करना है अभी करना है। ये सब करके तुम लोगों ने मुझे उकसा तो दिया, मगर अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? चलो आगे बढ़ो। मंगल, रुक जाओ, हिंदुस्तान को तुम्हारी जरूरत है। जाओ, सबको कह दो, हम लड़ेंगे। इस इनकलाब को खून की जरूरत है। अपने हथियार डाल दो। तुम अब नहीं लड़ सकते। Keep your weapons down. Now you can't fight anymore. मंगल पांडे, सिपाही 34वीं रेजिमेंट, मुकाबला बारकों के तहत तुम्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में बगावत और सरकार के खिलाफ साजिश करने के जुर्म में मुजरिम करार दिया गया है। फैसले के मुताबिक तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। मंगल 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 हो, मंगल 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 मंगल। मंगल पांडे, do you have any last wish? मेरी आखिरी इच्छा आप पूरी नहीं कर सकते, मगर वो पूरी होगी जरूर। मेरी इस कुर्बानी को आप जाया मत समझना।
वो एक रोशनी लाएगी हमारे आने वाले भारत के लिए। हमारा अपना संविधान होगा और हमारे परेशानियों का अपना समाधान, एक आज़ाद भारत का संविधान। तब तक के लिए अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रूप में। कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को उठा। धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। वो निडर है, जान जाती अगर है तो जाए। सत्तावन जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाते हैं कहानी आपको तात्या टोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय रणनीति। आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी ने अपने पीछे छोड़ा। सेना मुखी टोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार। फिर खाली हाथ पहुंचे झारला पाटन। निडर अपने घोड़े पे सवार, चलाते बाण अपने शब्दों के। सुलग उठी सब में स्वतंत्रता की आग। निहत्थे टोपे के पास थी अब 32 बंदूकें, 15 लाख नगद और एक वीर सेना का साथ। पीछे लग गया ब्रिटिश राज, लेकिन समझ न सके तोपे का ताना बाना। हर दिशा में उन्हें खोजा, रायगढ़, ईसागढ़ और राजपूताना। घेरा जब अंग्रेजों ने उन्हें ललितपुर में आखिरकार नर्मदा को झांसा देकर चतुराई से तात्या ने किया इंदौर को पार। भारत में चारों ओर लहरा रहा था सिर्फ टोपे का परचम। ज्ञान और नीति के बल पर किया था अंग्रेजों के नाक में दम। हर कदम पर दर्शाई अपनी युद्ध कला, किया था ऐसा काम। याद रखेंगे हमेशा उनको, था तात्या टोपे उनका नाम, था तात्या टोपे उनका नाम। भारतवर्ष एक महान सभ्यता। जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई एक मणिकर्णिका। भाऊ, लड़कियां कन्हैया कैसे घुमाती हैं, मैं दिखाऊं? मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव निबालकर के साथ मई 1842 में हुआ था। और बाद में उन्हें हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में लक्ष्मीबाई ये नाम दिया गया। विवाह के बाद लक्ष्मीबाई ने बेटे दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। दामोदर, 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 दामोदर! लक्ष्मी, शांत हो जाओ। हम वासुदेव राव के बेटे आनंद राव को गोद लेते हैं। रानी सरकार, महाराज पर किसी भी औषधि का कोई उपचार नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यवश है, लेकिन आप एक विधवा है। लक्ष्मी विधवा हुई है, लेकिन मेरी झांसी अभी भी सुहागन है।
as per the power of basement, inspired the British East India Company, आपको ये आदेश देती है कि आपका कोई वारिस नहीं है। लक्ष्मीबाई, आपको ये महल खाली करना पड़ेगा। कंपनी की आड़ में लूटने आए हो गार्डन, हम महल खाली नहीं करेंगे। आपका ये गुरूर आज रात टूट जाएगा। हमारी संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है, मगर अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। You want to fight a war without money, without resources? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। रानी साहिबा, सब कुछ खत्म हो गया। उन दरिंदों ने किसी को नहीं छोड़ा, सब कुछ तबाह कर दिया। नाना लापता है और दिल्ली के बादशाहों को भी कैद कर लिया गया है। अब हम किसके लिए लड़ेंगे मनु? और तुम आक्रमण करने की बात कर रही हो। काशी में माँ को खो देने के बाद जब 4 साल की उम्र में मैं बिठूर आई थी, तो पहली भेंट में अनजाने में पेशवा को कितने प्रश्न पूछ लिए थे, कंपनी राज और भारतवर्ष के गुलामी के बारे में। हम लड़ेंगे ताकि फिर किसी बच्चे को वो प्रश्न ना पूछने पड़े। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी अस्तित्व पर शौक नहीं तो अपना आजादी का उत्सव मनाएं। हम लड़ेंगे ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज के इस राज के स्वप्न को पुनर्जीवित कर सके। अपने लोग, अपना गौरव, अपना राज, अटक से कटक तक संपूर्ण भारत। रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रात आई जबरदस्त आंधी सुबह होते होते सुहानी ब्यार में बदल गई थी। लेकिन जेल के कैदियों को उस समय थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने इसका कोई कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। ध्यान से सुनो, बारीकियों से नजर रखो। जैसे ही वो गोरा बाहर निकला, हमें तुरंत खबर कर दो। भगत सिंह, सच कहूँ तो अब इतना इंतजार करके रहना नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सारे पुलिस स्टेशन को जाके आग लगा दूं, सामने ही मार दूं सबको। जो होगा देखा जाएगा। राजगुरु, जज्बातों से काम बिगड़ सकता है। काम सफल होना चाहिए। मौका बार बार नहीं आता और सही मौके पे सही वार करेंगे तो दोबारा ऐसा मौका आने के लिए ऐसी राह नहीं देखनी पड़ेगी। हौसला रखो और निशाना लगाओ। निशाना? आज उसने हवा और आंधियों का रूप भी लिया तो बंदूक की गोलियों को सिर्फ एक ही नाम याद रहेगा, स्कॉट। सिर्फ स्कॉट।
भगत सिंह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने साल 1928 में लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। भगत सिंह को पहले उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में एक मनगढ़ंत मामले में आरोपी बनाते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी सुनाई गई। दिवस 29 मार्च 1931। Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev, do you have any last wish? This will be your last time. ये अंत नहीं है जनरल साहब, ये तो शुरुआत है, नई उम्मीदों की शुरुआत। मौत तो हर किसी को आनी है, मरना तो तय था। जिंदगी अगर हमारी जिंदगी बनाकर जीते तो ऐसी जिंदगी किस काम की? खून जो खोलता नहीं वो खून किस काम का? गुलामी सहकर जंजीरों को जकड़े रहते तो वो बाजुओं की ताकत किस काम की? ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है ऐसी आई हुई मौत कभी भी अच्छी है जनरल साहब। ऐसी जलती हुई आग दिल में आजादी के लिए रखकर मरने को कौन डरता है? फांसी पर लटकते हुए हमारे शव को देखते हुए हजारों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इस आग में जल उठेंगे और खड़े होंगे अपनी माती रक्षा के लिए। अब तो करोड़ों सेवाओं की गूंज कानों पर दस्तक दे रही है। हमारे पीछे कोई रोएगा नहीं बल्कि तप कर उठेगा। हमारे पीछे कोई मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। अपनी आजादी के लिए, अपने धरती के लिए सीना तान कर लड़ेगा और उसी ज्वाला में खाक होगी अंग्रेजी हुकूमत। देखो अब सब जाग उठे हैं, सब तैयार है क्रांति के लिए। साहब, हम एक बार गले लगना चाहते हैं। कितना बाजुए दिल में है, देख सकता है तो तू भी देख ले आसमां। हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। हाथ बांधो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीन ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश पे ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान हो ये आरज़ू दिल दिल में है। 1906 में वीर सावरकर इंग्लैंड गए, लेकिन उनकी यात्रा केवल लड़ाई के लिए नहीं थी। उन्होंने वहां क्रांतिकारियों को संगठित किया और आजादी की लड़ाई को विदेशी धरती पर भी मजबूत किया। हम अंग्रेजों की भूमि पर रहकर उन्हें हराएंगे। हमें गुप्त संगठन बनाने होंगे और क्रांति के लिए हर भारतीय को तैयार करना होगा। लेकिन सावरकर जी, अंग्रेजों की निगाहें हर जगह है। डरने का समय नहीं है। हमारे शब्द, हमारे विचार यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम लिखूंगा ताकि यह ज्वाला हर भारतीय के दिल में पहुंचे। 1911 में वीर सावरकर को काला पानी की सजा सुनाई गई। उन्होंने अंडमान की जेल में अमानवीय यातनाएं झेली, लेकिन उनका मनोबल अटूट रहा। सावरकर, तुमने आजादी की लड़ाई में आग लगाई है। अब इस जेल में तुम्हारी कलम भी शांत हो जाएगी। मेरा शरीर कैद हो सकता है पर मेरे विचार नहीं। मैं इस जेल की दीवारों पर भी आजादी की कविता लिखूंगा। हिंदुस्तान की आजादी के लिए मेरी हर सांस समर्पित है। ये सजा मेरी शक्ति बढ़ाएगी। जेल से रिहा होने के बाद भी सावरकर पर नजर रखी गई, लेकिन उन्होंने समाज में सुधार लाने और हिंदुत्व के विचार को फैलाने का काम जारी रखा।
हिंदुत्व केवल एक धर्म नहीं, ये हमारी पहचान है। हमें जात पात के बंधनों को तोड़ना होगा और एकजुट होकर स्वतंत्रता की ओर बढ़ना होगा। लेकिन हमें समाज में बहुत विरोध का सामना करना पड़ेगा। जो आज़ादी का सपना देखते हैं उन्हें विरोध से डरना नहीं चाहिए। संगठित समाज ही शक्तिशाली समाज बनता है। वीर सावरकर का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी विचारधारा ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जब तक हर भारतीय स्वतंत्रता के महत्व को नहीं समझेगा, तब तक हमारी लड़ाई अधूरी है। अपने कर्तव्य को पहचानने और मातृभूमि के लिए समर्पित हो जाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वो वक्त बड़ा मतवाला था, वो काल बहुत जियाला था। उन भारत माँ के बच्चों ने पिया देश प्रेम का प्याला था। दिल्ली के इस लाल किले पे छाई थी जय नेताजी की। उधर मुंबई में 9 सैनिकों ने क्रांति बचाई थी। इस दौड़ी चोट से अंग्रेजी सरकार बहुत घबराई थी और वॉइसरॉय बेबल ने एक खास बुलाई थी। कटक में जन्मा था एक बालक, कलकत्ते में पला बड़ा। छोटी उम्र में ही वो बच्चा करने लगा था काम बड़ा। जगी हृदय में आध्यात्मिकता, जैसे ही कुछ हुआ बड़ा। सत्य खोजने जीवन का छोड़ के घर था चल पड़ा। हेमंत, गुरु और ईश्वर तो मुझे नहीं मिला, किंतु एक ज्ञान अवश्य मिल गया है। और वो क्या है? कितना गरीब बना दिया है इन अंग्रेजों ने हमें। कभी अपना भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और आज वो चिड़िया उड़ना तो दूर, चलने के काबिल भी नहीं रह गई है। जब तक हमारे जैसे लोग देश के दीनहीन, पीड़ित, शोषित लोगों को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे, तब तक भारत माता का उद्धार नहीं होगा। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। अब से भारत माता को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराना ही मेरी पूजा अर्चना और भक्ति होगी। सुभाष, मैं खुश हूँ कि तूने दुनिया को अपने तरीके से देखा और कुछ नया सीखा। अब अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो उन्हें समझना होगा। अंदर से उनकी भाषा, उनके तरीके, उनके झूठ, फरेब सब समझने होंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ाई करो और ICS बनने लंदन जाओ। माता पिता के समझाने पे तैयार हुआ लंदन जाने। वहाँ पहुँच ICS बन भारत अपने वापस आने। देश प्रेम जो जागा मन में, किसी तरह ना मन माने। प्रशासक बन भारत सेवा होगी, नहीं था वो जाने। छोड़कर अफसरी वापस लौटा, माना ना किसी की समझाने। परंतु समय कब रहा एक सा, शिथिल पड़ी जीतों की रवानी। पीछे हटने लगी हार के अपनी मित्र सेना जापानी। विश्व युद्ध में अणुबम ने फस्त कर दी सारी कहानी। नेताजी की आयने ने झेली अनेक ही हानि, पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हार अभी तक न थी मानी। चले रूस की ओर जहाज से नई लिखे कहानी। याद रखो साथियों, जापान जंग हारा है, हिंदुस्तान नहीं। मैं मंचूरिया के रास्ते सोवियत रूस जाऊंगा और भारत के आज़ादी की जंग जारी रखूंगा। लेकिन इस और जहाज में एक और सीट मिल सकती है, इसलिए मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हमीबू रहमानी मेरे साथ जाएंगे। तुम मेरा आखिरी ऑर्डर ऑफ द डे लिख लो अभी। यस सर।
साथियों, आज परीक्षा के इस घड़ी में 38 करोड़ हिंदुस्तानियों की नजरें जवाब के लिए हमारे ऊपर टिकी हुई है। ऐसे वक्त में ये जरूरी है कि हम हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए हमारे यकीनों को कमजोर ना पड़ने दें। हमारी मंजिल एक थी, एक है और एक ही रहेगी, दिल्ली। हाँ, दिल्ली तक पहुंचने की राहें अनेक है। आज़ाद हिंद फौज के जवानों का खून एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा। अब दुनिया में कोई ताकत नहीं जो भारत को गुलाम बनाकर रख सके। भारत आज़ाद होकर रहेगा और बहुत जल्द वो आज़ाद होगा। साथियों, हम जल्द ही मिलेंगे एक आज़ाद हिंदुस्तान में और लाल किले पर अपना तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद। किंतु भाग में कुछ और ही लिखा था। ओझल हुआ वो हिंदुस्तानी, जीते जी ही लिखी सुभाष ने अपनी कहानी अपनी जुबानी। 3 हरफों में वो कहे गए, इत्तेफाक, एहतमाद, कुर्बानी। वो व्यक्ति नहीं, इतिहास पुरुष था। देश में कोम दी उसने जवानी थी। बदला भारत भाग्य को उसने, हिम्मत थी उसकी चट्टानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ना भूलेगा कहानी। कर्तव्य पथ पर करे नमन, जहाँ खड़ा है वो सेनानी। महात्मा गांधी, जिन्हें पूरे देश ने बापू और राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अमिट चेहरा है। उनका सत्य और अहिंसा का मार्ग न केवल भारत को आजादी दिलाने में सफल रहा, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। आइए उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को याद करते हैं। तुम इस डिब्बे में नहीं बैठ सकते, यह सिर्फ गोरों के लिए है। जाओ, तीसरे दर्जे में बैठो। मुझे इस डिब्बे में सफर करने का अधिकार है। मैंने पूरी टिकट खरीदी है। यह अन्याय है, हमें इसका सामना करना होगा। सत्य और अहिंसा के बल पर मैं इसके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। अंग्रेज जबरदस्ती हमें नील की खेती करने पर मजबूर कर रहे हैं। हम भूखे मर रहे हैं बापू। डरो मत, हम एकजुट होकर सत्याग्रह करेंगे। कोई हिंसा नहीं, केवल सत्य और अहिंसा के माध्यम से हम अपने अधिकार वापस लेंगे। नमक पर कर केवल एक कर नहीं है, यह हमारे जीवन का अधिकार है। अंग्रेजों के इस अन्याय का विरोध करने के लिए हमें अपना नमक खुद बनाना होगा। बापू, हम आपके साथ हैं। अंग्रेजों को अब भारत छोड़ना होगा। हमारा नारा है, करो या मरो। स्वतंत्रता अब दूर नहीं है। अंग्रेजों, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। उनका जीवन हमें सिखाता है कि साहस और नैतिकता के बल पर किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। आइए उनके आदर्शों को अपनाएं और उनके सपने को, भारत को साकार करें। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने भारत के आजादी के संघर्ष की चिंगारी को प्रज्वलित किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने अपार साहस के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शौर्य और बलिदान का अनोखा इतिहास रच दिया। मंगल पांडे के नेतृत्व में देश भर के सिपाहियों ने बगावत की, जिसे इतिहास में सिपाही विद्रोह कहा गया, लेकिन भारतीयों के लिए यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों के जरिए आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी।
भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के बलिदान और लाखों भारतीयों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाई और स्वतंत्रता का सूर्योदय हुआ।